नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 5 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, और वो कहाँ है, तो वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। और ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1956 से, और कब तक चला था, तो 31 मार्च 1961 तक। इस योजना के प्रोफेसर पीसी मालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और मूलभूत उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्न में से कम है जो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके परिवार में लगभग सारे लोग हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। मैडम क्यूरी की बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासाना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी के नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरसाना की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया गया था, किंतु इसके पूर्व ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 5 मई 1930 को, और यरवदा जेल भी भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, किंतु उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तब जाकर बाद में सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू। अगला है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, ग्राम पंचायत, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि कर। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत को कर टैक्स लगाने की शक्ति है, और इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि लगा सकते हैं, लेकिन कृषि कर जो लगाते हैं वो राज्य सरकार लगा सकता है। नेक्स्ट है खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं झारखंड, असम, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसद की संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और यह अनुच्छेद किसमें वर्णन है, 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में वर्णन है। अगला है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म क्या है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अरेबिका। भारत में अरेबिका अधिकतम कॉफी उगाने वाली किस्म है। और ब्राज़ील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, और कॉफी भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है और विश्व में ब्राज़ील में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत बिहार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। किस योजना के अंतर्गत, और इसका आंसर हो जाएगा डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया था वो हरित क्रांति के रूप में परिणत हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, तो 1961 से 1966 ईस्वी तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी सागर झील। विकल्पों में शिवाजी सागर झील भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की ऐसे सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। और तसोलहामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कहाँ है, वो सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
1904 में पारित किया गया। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता का अधिनियम 1904 में पारित किया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा को में कार्य संपादन न कर सके। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सका। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन के अंदर अगर वो नहीं कर पाता है तो लोकसभा धन को पारित मान लेता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा यदि 14 दिनों के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वह महान राजनीतिज्ञ थे, और सरदार पटेल भारत के एकीकरण किए। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य 11 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन के प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात उत्पादन के प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का माप है। पूंजी और उत्पादन का अनुपात जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है प्रति इकाई में। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। कितने तरह के? 5 तरह के रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। आंसर हो जाएगा डी, आलू अर्जुन को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को चुना गया था, और हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को। नेक्स्ट है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन के सियांग प्रांत में स्थित है, और गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा का मूल्य घटना। मुद्रास्फीति के अंतर्गत है, मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब वस्तु खरीदते हैं, अर्थात वस्तु की क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को कम करना होगा। नेक्स्ट है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किरण जॉर्ज ने। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, हैदराबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। जब स्वतंत्रता की माउंटेन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी, आचार्य JB कृपलानी थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र प्राप्त किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे, लेकिन जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा सी 25 वर्ष। और राज्यसभा की और विधानसभा के दोनों की चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष। यानी लोकसभा विधानसभा के 25 वर्ष और राज्यसभा विधान परिषद के 30 वर्ष, ग्राम पंचायत नगर पालिका के 21 वर्ष और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के 35 वर्ष। अगला है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। मैकियावेली का मानना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो, जबकि गांधी जी ने कहा था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह कथन गांधी जी का है। और गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। गांधी जी ने और कहा था कि अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से। इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला है, एलोरा और गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। ये तीनों धर्मों के लिए है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर। एलोरा शैलकृत गुफा मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है। इन शैलकृत गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं तथा 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह है, 10 चैत्यगृह है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। और इसका आंसर हो जाएगा सी, रामतनु पांडे। अबुल फजल ने लिखा था तानसेन के बारे में कि तानसेन जैसा गायक 1000 वर्ष में नहीं जन्म लिया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1935। 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत शासन एक्ट भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट था 1935। नेक्स्ट है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। और रनमिनबी चीन की मुद्रा है, जबकि जापान की मुद्रा येन है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, शाक्य वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी? निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर को। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को मिलती है जिसकी स्थिति ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों की बीच होती है, जबकि श्रीनगर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में स्थित है, जिस कारण उसे ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1911 से 1921 तक में ऋणात्मक वृद्धि दर जनसंख्या दर्ज की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल। जल संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा डी, मथुरा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 24 जिले मिलकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, इनमें से यह मथुरा नहीं आता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है?
आंसर हो जाएगा बी गोदावरी को। वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तंजानिया की राजधानी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नैरोबी कहाँ की राजधानी है, तो केनिया का है। अब जो कंपाला है वो कहाँ की राजधानी है, युगांडा की है। और लुसाका जो है वो है जाम्बिया की राजधानी है, जाम्बिया का राजधानी है। और ये जो है कंपाला वो है युगांडा का। और केनिया की राजधानी नैरोबी है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए 10 डिग्री चैनल से। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ग्रैंड चैनल निकोबार में से इंडोनेशिया को अलग करता है। ग्रैंड चैनल जो है निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बोगोटा, और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए कोलंबिया। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। और बोलीविया की राजधानी जो है वो लापेज है। और लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है, तो मोनरोविया है। और गाम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो बंजूल है। नेक्स्ट है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी 21 अगस्त को। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है, आंसर हो जाएगा ए शोभना नारायण। इस पुस्तक में मौर्य और गुप्त अवधि के दौरान बिहार के शास्त्रीय नृत्य के विकास का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र में। अगला है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्वास्थ्य सुधार से। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। पंचायतों का संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम है। नेक्स्ट है किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। आयन मंडल संचार मंडल के लिए आदर्श मंडल है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी पीवीसी थर्मोसेटिंग। पीवीसी थर्मोसेटिंग नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है। अगला है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश का वेग। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा धा यानी इनफ्लेमेबल है। गैस से गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लेमेबल गैस होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वायु। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है तो लगभग वायु का भी निकटतम 1 होता है, और सबसे ज़्यादा हीरा का होता है 2.414, कांच का 1.5 होता है, जल का 1.33 होता है। नेक्स्ट है मानिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है, मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा डी एल्युमिनियम का। एक फोटो सेल से प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल से प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। युष्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, युष्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी कान में स्थित होती है। युष्टोकिनलिका श्रवण नलिका मानव शरीर के कान में स्थित होते हैं। यह कान, नाक और गले को जोड़ती है। इसके कारण मध्य कर्ण वातावरण में अचानक हुए हवा के दबाव में बदलाव को झेल सकती है। नेक्स्ट है यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता,
और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों होगा। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, 3D प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है और इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हाइपोटेंशन दिल का दौरा। हाइपोटेंशन दिल का दौरा सही मेल है। थकान का अनुभव अधिक कार्य करने पर होता है। अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के मान के अनुसार बदलते रहता है। स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान बकरी की होती है, 39 डिग्री सी। नेक्स्ट है एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक सूची आरएनए, एक सूची आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनोबोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है, और इसका सही आंसर होगा सी, जैव आवर्धन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता जैव आवर्धन कहलाती है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ताज ट्रेपेजियम जोन, TTZ ताजमहल के चारों ओर खाली स्थान किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण सुरक्षित करने के लिए है। 1998 में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र प्रदूषण प्राधिकरण का गठन किया गया था। ताज ट्रेपेजियम जोन में 3 विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शामिल है। अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, जलरागी कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, और निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -3 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट है गामा किरणें क्या होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणें की खोज सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरेल ने की थी, जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण को अध्ययन कर रहे थे। और एक्स-रे की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री डब्ल्यू के रोंटजन ने 1895 में किया है। अगला है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 38 अणु ATP। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 38 अणु ATP। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन का। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खाने वाला नमक जो कि सोडियम क्लोराइड होता है का आयोडीन एक महत्वपूर्ण अवयव है। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन की कमी से क्वासी और कर होता है। और प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग या मेरस्मस भी होता है, क्वासी और कर भी होता है। नेक्स्ट है जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा। दारू को जाइलम भी कहा जाता है। इसके द्वारा पौधे की जड़ से जल एवं खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। अगला है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, H2CO3 बनाता है। CO2 + H2O H2CO3 बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। माना कि आप बना सकते हैं कि मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2x - x बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, तो दर बराबर एक फार्मूला जानते हैं, दर बराबर कि ब्याज गुना 100 बटा
मूलधन गुना समय। आप इसमें रख दीजिएगा कि जो ब्याज हमारा कितना है 100 रुपया, 100 तो है ही, मूलधन कितना है x माने हैं, माना कि मूलधन x है, समय कितना दिया है 12 वर्ष। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 25/3 बराबर 8.1/3, 8.1/3, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगा। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी तो आर कितना हो जाएगा 20% है, और अर्धवार्षिक संयोजित अगर निकालना है तो इसका सही हो जाएगा कि आर बराबर 10% प्रति अर्धवर्ष, और समय दिया हुआ है कितना तो t/2 वर्ष, तो अर्धवर्ष में क्या हो जाएगा t अर्धवर्ष हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय होता है, यानी टी होता है। जब इस फार्मूला में हम रखेंगे तो मिश्रधन 13,310 दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है तो 10,000 दिया हुआ है, गुना 1 प्लस 10/100 के पावर टी। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो टी बराबर निकल के आएगा 3 अर्धवर्ष, लेकिन यहाँ प्रश्न में वर्ष में दिया हुआ है तो हो जाएगा इसका आधा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.1/2 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा कौन तो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितने परसेंट है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया होगा, तो अंकित मूल्य कितना 30% बढ़ा के कर रहा है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 130 रुपया। अब कह रहा है कि उस पर 10% की छूट दे रही है, किस पे अंकित मूल्य पे, यानी अब 90% में बेच रहा है, तो इसी तरह 90 कर देंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा कितना 117 रुपया। 130 गुना 90/100 बराबर 117 रुपया निकल के आ जाएगा। तो लाभ कितना हुआ 117 रुपया में अगर बेच रहा है, खरीदा था कितना क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, तो लाभ हो रहा है 17 रुपया, कितने पे 100 में हो रहा है, तो यानी प्रतिशत भी 17% हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहता है, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो पहले तो कुल काम कितना है 40 आदमी 40 दिन करता है, तो 40 गुना 40 करके कुल काम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो 1600 मेरे पास काम है। अब कह रहा है कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दे रहा है, तो शुरुआत के तो 10 दिन में आदमी काम करेगा तो कितना होगा 400 होगा, फिर 35 आदमी बचेगा, फिर 10 दिन किया तो कितना होगा 350 होगा, फिर कितना आदमी होगा कि 30, ये तब तक करते रहेगा जब तक वो 1600 के नज़दीक ना पहुँचे। फिर कितना 35 आदमी मिलकर करेगा 10 दिन 300 होगा, फिर 25 आदमी मिलकर 10 दिन करेगा 250, तब तक भी 1600 नहीं पूरा है, तभी और 20 आदमी मिलकर फिर 10 दिन करेगा, इस सबको जोड़िएगा तो जोड़ कर आएगा 1500, यानी शेष काम अब कितना बचा 1600 था और 1500 तो हम लोग 20 आदमी 10 दिन तक वाला में कर दिए, तो 100 बच गया। अब समय जो क्या है कि इधर कितना दिन लगा था 5 बार हम लोग किए थे, श्री चलाए थे, तो 50 दिन तो ये हो गया, और उसके बाद अभी भी 100 काम बच रहा है, लेकिन अगला जो काम करेगा ना वो 20 आदमी नहीं 5 आदमी फिर घट गया, तो 15 आदमी, तो 15 से आप डिवाइड कीजिएगा तो जो निकल कर हमारा आएगा 50 प्लस 6.2/3 यानी 56.2/3 दिन आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें, तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लगाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिन में ही लगाएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति 2 कार्य को 2 दिन में करता है, तो 100 व्यक्ति 100 कार्य को 2 दिन में करेगा, ना कि 100 दिन में करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उस वस्तु को वापिस ए को 10% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में किसका लाभ होगा किसको हानि होगा। ए मान लिया कि हम कह रहे हैं कि ए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया में खरीदता है, बी को कितना में दिया 110 रुपया में, क्योंकि 10% लाभ पे देता है, लेकिन बी कह रहा है कि 10% की हानि पे देता है, यानी अब वो 90% में उसे दे रहा है, तो जो हमारा होगा कितना नंबर 99 रुपया, यानी उसे दिया कितने में 99 रुपया में,
ये दिया था 110 में और खुद लिया 99 में, यानी उसको कितना फ़ायदा हो गया, 11 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो ए का लाभ कितना होगा, 11 रुपया का उसे फ़ायदा हुआ है, ख़रीदा था 100 रुपया में, तो 100 पे निकाल देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 11%। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में अंतर 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक निकाल लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज बनाइएगा और उसके अंदर एक इस तरह का वृत्त है और एक बाहर से इस तरह का वृत्त है। अब माना कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2x है। अब त्रिभुज की एक भुजा को आप मान लीजिए कि क्या है, 2x है। एक भुजा अगर ये 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, इन दोनों के जो दूरी है वो कितना है इन दोनों का, तो x और इसे x है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लिएगा, है ना, और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के बाद परिवृत्त की त्रिज्या निकालिएगा और दोनों के जो प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्रफल के अंतर 44 सेंटीमीटर है तो उससे अंतर कर दीजिएगा। जो हमारा निकल कर आएगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, C 14√3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। माना कि वर्ग की भुजा कितना है, तो √121 है, तो यानी 11 सेंटीमीटर। तार की लंबाई तो 4 गुना भुजा यानी 44 सेंटीमीटर। पुनः इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है यदि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर हो, तो 2πr बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर। तो r निकल कर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है, यानी 22/7 गुना 7 के स्क्वायर, निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था। तो माना कि व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः कितना, 4x और 3x वर्ष है। तो प्रश्न से देखिए 4x + 4 बराबर 3x + 4 बराबर 9/7, इनकी आयु दिया है 9:7 दिया हुआ है। इसे सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 8 आएगा। फिर माना t वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ होगा, t वर्ष पूर्व 4x में से t घटाएंगे और 3x में से t घटाएंगे तो एक दिया हुआ है 5:3, तो इससे हमारा t निकल के आएगा कितना, 12 वर्ष। तो x का मान जो हम निकाल लिए हैं 8 उससे रख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसका सही जवाब C। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या है। अब माना कि मासिक आय हम 100 रुपया मान लेते हैं। अब x में क्या करा है, 2.2/3% की वृद्धि हुआ है, यानी x के 100% तो x होता है, तो 102% क्या वृद्धि हो रहा है। अब इसमें से x घटा देंगे, यही हमारा हुआ, और इक्वल टू दिया हुआ है 72 रुपया अधिक मिलेंगे, ये 72 रुपया। x% बढ़ाने के बाद फिर x घटाएंगे तो क्या होगा, 72 रुपया के बराबर हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2700 रुपया, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब मान लिया कि रमेश के पहले की आय क्या था, 100 रुपया है, खर्च कितना करता था, 4x/5 करता था, बचत कितना करता था, x/5 करता था, क्योंकि हमारे 20% ही बचत करता था, x/5, और खर्च कितना होता है, 4x/5 करता था। 2 वर्ष बाद उसकी आय ना 20% बढ़ जाती है, यानी x जो दिया हुआ है उसका 120% हो जाता है, यानी अब हो जाता है 6x/5 हो जाता है। बचत अभी भी वो कर रहा है x/5 ही, तो खर्च कितना करेगा, तो 6x/5 - x/5 बराबर खर्च कर रहा है 100 रुपया। तो खर्चों में वृद्धि कितना हुआ था, खर्चों में वृद्धि कितना, पहले अभी x कर रहा है, पहले करता था 4x/5 जो निकाले थे हम लोग, तो आ जाएगा x/5, तो खर्च में वृद्धि परसेंट निकल जाएगा, तो इसका जो सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा B 25%। नेक्स्ट है, एक सरलीकरण दिया हुआ है, इसमें 5:624 को हमको मान लेना है, क्या A मान लेना है और इसको B मान लेना, और एक ये फार्मूला में दिया हुआ है AQ + BQ बटा A² - AB + B², इस तरह में दिया हुआ है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका जो निकल के आएगा वो होगा A + B के बराबर, यानी इसे प्लस इसे
ऐड कर देना है सिर्फ। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा हो जाएगा ए 10। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x बराबर होगा। तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी 1 प्लस 1/x के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, x यहाँ पर x प्लस 1/x के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x के स्क्वायर प्लस 4। और x माइनस 1/x बराबर दिया क्या हुआ है हमारा, तो वो 4 दिया हुआ है। तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 416 प्लस 4 20 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √20। तो जो आंसर आ जाएगा 2√5, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27, इनमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 23 तथा 28 वर्ष आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो अब टीम का औसत क्या होगा। टीम का औसत आयु क्या था, 27 वर्ष था। जाने वाला का आयु है 24 प्लस 27 51 साल के गया, लेकिन आने वाला का आयु है 23 प्लस 28 बराबर 51 वर्ष, यानी आयु में परिवर्तन 0 हो गया है। तो औसत भी कितना हो जाएगा, 0 वर्ष, मतलब 27 वर्ष उतना ही रह जाएगा। 27 वर्ष, कोई भी उसमें ऐड या निगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस तरह का सरलीकरण है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। तो सिंपल इसे पहले तोड़ दीजिए। तो 2 माइनस 1/2 बराबर कितना हो गया, 1/2। इसे करेंगे तो 3 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो ये एक सीरीज में आएगा 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4 डॉट 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 गुना आएगा n माइनस 2/n-1 गुना n-1/n आएगा। और ये सब कट जाएगा तो आखिर सभी कट जाएगा एक अंश से हर से। तो जो बच कर आएगा वो हमारा 1/n ही सिर्फ बच के आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है वो है डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन हो सकता है। तो 1000 से 225 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, वो होगा 4। 1000 में 225 से भाग देने पर भागफल 4 होगा। और 5000 में जब 225 से भागफल देंगे तो आएगा 22। अब दोनों को घटा देना है, 22 माइनस 4 बराबर 18। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अनुक्रम है 1 2 माइनस 1/4 1/8 1/16 में कौन सा पद माइनस 1/256 होगा। तो देखिए ये सीरीज जो बना हुआ 1/2, 1/-2 के स्क्वायर, 1/2 के क्यूब, 1/-2 के 4, इस तरह सीरीज बना हुआ। तो 1/-2 के पावर अगर हम 8 करते हैं तो ये -256 के बराबर होगा, यानी 8वां पद होगा। तो क्या होगा, पद जो होगा वो होगा 8वां, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं की कुल कितना छात्र थे। इसे कैसे सोल्व करना है, माना कि आरंभ में छात्रों की संख्या 2x प्लस 3x प्लस 5x था। अब हर एक में बढ़ रहा है, 2x प्लस 20 हो गया, अनुपात 3x प्लस 20 हो गया, अनुपात 5x प्लस 20 हो गया, इक्वल टू दिया है 4:5:7, क्योंकि 20 बढ़ाने पे 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत के दो को सोल्व करते हैं कि 2x बसता 20, 3x प्लस 20 बराबर कितना 4:5, यानी 4/5 सोल्व कीजिएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो आरंभ में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 10x था, 10 गुना क्या हो जाएगा 10 बराबर 100 छात्र था, 5 3 8 2 10 है। इसका आंसर हो जाएगा 100 बी। नेक्स्ट है, यदि 125 के पावर x बराबर 3125 है तो x का मान क्या होगा। तो 125 के पावर x/3125 है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर x बराबर 5 के पावर क्या है 5। तो 5 के पावर 3x बराबर 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मसा 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। तो दो संख्याओं का मसा अगर 27 है तो माना की संख्या क्या हो सकता है, 27x एवं 27y। x एवं y परस्पर अभाज्य है। दो संख्याओं के 200 तथा उनका मसा 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। तो x एवं y
परस्पर अभाज्य है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 27x प्लस 27y बराबर 216। 27 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाता है 216, 27 इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा 8, यानी x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। x एवं y के संभव युग्म क्या है, 1 और 8 करना है, x प्लस वाई बराबर 8 करना है, तो क्या हो सकता है 1 और 7 करेंगे तब भी 8 हो जाएगा, 3 और 5 करेंगे तब भी 8, यानी जोड़ों की संख्या कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। किसी संख्या को 119 से, मान लें कि कोई एक संख्या है, 119 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो 119 जो है वो 17 से पूरे पूरे कट जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, जब भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा हमारा, वो 19 में से 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। 19 उसमें बच रहा है, इससे भागा देंगे तो क्या होगा, 2 शेष बच जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो अपना हाथ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसका सबसे पहले लसा निकालना है, करनी घात का लसा निकालना है। करनी घात है यहाँ 2, 3, 4 एवं 6, तो लसा हो जाएगा 12। अब इसको इस तरह तोड़ना है, 2 को लिखा हुआ 1/2 में लिखा हुआ गुना 12 से, यानी कितना हो जाएगा 6, 2 के पावर 6 यानी 64, 3 के पावर 1/3 है, और इसको क्या हुआ है गुना 12 से अगर हम करते हैं क्योंकि एल से है तो 4 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 4 बराबर 81। उसी तरह अगर हम 4 को 1/4 इस तरह लिखे हुए प्रश्न में जैसा दिया हुआ गुना 12 करते हैं, 4 के पावर 3 हो जाएगा 64। 6 को अगर करते हैं गुना 12 तो 6 के पावर स्क्वायर बराबर 36। तो सबसे ज़्यादा यहाँ 3 के पावर 4 81 है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है 50 के क्यूब प्लस -30 के क्यूब प्लस -20 के क्यूब बराबर है। ये जो है वो है, पहले हम कहते हैं यहाँ ए बी या सी मानते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 50 -30 -20 बराबर 0, यानी दिया हुआ है समीकरण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के तो मान भी यहाँ दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। तो 50 के क्यूब प्लस -30 के क्यूब प्लस -20 के क्यूब, इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, तो हमारा जो फार्मूला क्या आता है 3abc के बराबर आता है। तो 3 तो है ही, ए के जगह पर 50 रखेंगे, बी के जगह पर -30 रखेंगे और सी के जगह पर -20 रखेंगे, और सभी गुना में है तो निकालेंगे तो 90,000 हमारा आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, इस संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है तथा अगली 9 का 10 है, अंतिम संख्या होगी। तो अंतिम संख्या बराबर हो जाएगा 30 गुना 12 -20 गुना 11 -9 गुना 10। एक कर लीजिएगा समीकरण सोल्व तो आंसर हो जाएगा 50। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। 1% को कितना में, आधे को दशमलव के रूप में का 1/2 लिखा जाएगा, 1/200। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 0.005। 1 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/100, और उसका कह रहा है आधा, तो हो जाएगा 1/200 बराबर 0.005, आंसर हो जाएगा सी। अब आइए रीजनिंग का प्रश्न है कि इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में इसमें से किसमें उपरोक्त नियम पालन होता है। कह रहा है कि अगर ए है तो जो हमारा ये है कि एक एक बढ़ जा रहा है, मतलब बी नहीं होके सी हो रहा है, और उसके बाद सी के बाद डी आई न होके एफ हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर 1 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर 2 का, इस तरह का सीरीज चला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ए में जो कह रहा है कि सी से ई गया कितना हुआ +2 का, ई से एच गया +3 का, और एच ई से एच गया +3 का, एच से एल जाएगा +4, एल से क्यू +5 और क्यू से डब्ल्यू +6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि नीचे आकृतियों के अनुक्रम दिया गया जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है,
उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए चुनते हैं कि क्या है कि सबसे पहले आकृति 1, 5, 9 है जिसमें केवल वृत्त है। 1 में, 5 में और 9 में, इसमें सिर्फ वृत्त है। तो एक तो मिल जाता है 1, 5, 9 का श्रृंखला इसमें से कौन है, तो ये हो जाता है डी में 1, 5, 9। उसके बाद देखते हैं 3, 4, 8 में कुछ कॉमन है। 3, 4, 8 में, हाँ इसमें भी कॉमन है वृत्त और एक एवं सरल रेखाएं हैं। वृत्त है और एक सरल रेखा है, वृत्त है सरल रेखा है, वृत्त है सरल रेखा है, तो इन दोनों कॉमन है। तो 3, 4, 8 भी है। अब 2, 6, 7 ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो 2 में क्या है, त्रिभुज है। 6 में क्या है, चतुर्भुज। और 7 में क्या है, सर्वभुज। भुजाओं में बनी ज्यामितीय आकृतियां है 2, 6, 7। तो ये भी कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने त्रिभुज है। तो शुरुआत के अगर ऊपर वाला ये देखते हैं 1, 2 यानी 1 + 2 = 3। तो इसमें 3, इसमें क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। और नीचे भी 1, 2 है, तो नीचे भी 1 + 2 = 3, यानी 3, 3 6 और 3 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9। अगला है जब मिनट की सुई 1 घंटा 1 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। तो 1 घंटा 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 61 मिनट की दूरी तय करती है। और 1 मिनट की दूरी वो कितने डिग्री में करता है, 6 डिग्री में करता है क्या, मिनट की सुई। तो 61, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 61 मिनट में कितने डिग्री, 61 × 6 कर देंगे तो हो जाएगा 366 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 24, 60, 35, 70, 46, 80 और इनमें से ये हमें बताना है कि किस तरह से अगला होगा। तो इसमें से है कि 35, 70 से अगर हम घटा देते हैं 24, 60, तो जो हमारा घटा कर आएगा वो हो जाएगा 11, 10 आता है। और 46 और 80 से भी 35, 70 अगर हम घटाते हैं तब भी 11, 10 आता है। तो अगला जो हमारा ऑप्शन में होगा उससे 46, 80 घटाएंगे तो इसमें भी आएगा 11, 10। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी 5790। नेक्स्ट प्रश्न है 7700, 14, 7916, 8109 और उसके बाद अगला टर्म क्या होगा। तो इसमें भी इसी तरह किया हुआ है, लेकिन इसमें बगल वाला से नहीं घटाया गया है, इसमें इससे घटाया गया, यानी 8109 से 7714 घटाए हैं तो हमारा जो घटा कर आएगा वो आएगा 395। तो अब इससे अगला टर्म में कितना में से घटाएंगे तो भी आएगा 395। 8311 में अगर हम 7916 घटाएंगे तो निकल कर आएगा 395। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह इसे पूरा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो इसमें से जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन सा आकृति होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है इस प्रश्न आकृति का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप सोल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से जो दिया हुआ है तो लुप्त संख्या, तो यहाँ क्या किया हुआ है कि सबको रूट अगर हम कर देते हैं, सबको रूट कर देते हैं तो जो हमारा निकल कर आएगा कितना, 10 + 5 + 5 + 10 यानी 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 10, 30। अब 30 से कितना भागा देंगे तो 6 आएगा, तो 5 से, तो यह है 30/5 = 6, यानी सभी को रूट किया हुआ है और सभी को रूट करके जोड़ देने के बाद 5 से हम भागा देंगे तो हमारे बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक इससे भी करेंगे, √36, √25, √25 से √81 और उसे 5 से जब भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो अगला टर्म में भी इसी तरह अगर हम सोल्व करते हैं तो 36 के रूट क्या हो जाएगा 6, 16 के रूट में करेंगे तो 4, 49 के रूट में तो 7, 6 × 4 = 10, 17 और 9 के करेंगे तो 3 यानी 20 हो जाएगा। अब 20 से 5 से भागा देंगे तो कितना होगा 4, मतलब कटेगा तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि इस तरह के सीरीज दिया हुआ है 4, 14, 9, 25, 14, 16। आइए देखते हैं कि किस तरह ये एडजस्ट किया हुआ। इसमें भी रूट किया हुआ है, 4 का रूट किया हुआ है, √4 + √16 + √9 + √25 बराबर, इससे जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 14, यानी बीच वाला है। इसमें किसी से भागा नहीं देना है, सिर्फ सभी को रूट करके जोड़ देना है तो 14 है। तो इसी तरह इसका करेंगे तो √1 का हो जाएगा 1, √36 का हो जाएगा 6, रूट अगर 49 रहेगा तो कितना हो जाएगा 7
और रूट 9 है तो 3 7 3 10 16 1 17 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि रोज को टी की यूजी की तरह लिखा जाता है तो उस कूट के लिपि में बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये रोज से इस तरह किससे लिखा हुआ है, तो आर से +2 करेंगे तो टी लिखा हुआ है, ओ को +2 करेंगे तो क्या लिखा बन जाएगा क्यू, एस को +2 करेंगे तो यू, और ई के +2 करेंगे तो जी, यानी +2 का इंक्रीमेंट है। उसी प्रकार हम बिस्किट के लिखते हैं, 20 से +2 करेंगे तो डी, आई के हो जाएगा के, एस के हो जाएगा यू, और सी के क्या हो जाएगा तो ई, तो डी के कौन सा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यदि शब्द मेंटल को इस तरह लिखा जाता है तो शब्द टेस्ट को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाए। तो यहाँ एक लेटर के जगह पर यहाँ 2 2 लिखा हुआ है। अगर एम बराबर लिखा हुआ है एल और एन, ई बराबर लिखा हुआ है डी एफ, उसी तरह हम देखते हैं कि टी बराबर लिखा है एस यू। तो शुरुआत होता है टेस्ट से, टी बराबर होगा एस यू, ई बराबर होगा डी एफ, एस बराबर होगा आर टी। इसी से देखकर इसे लिख लेना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यदि टाइपराइटर को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ विपरीत अक्षरों का युग्म है, टी से विपरीत जी होता है, बाई का विपरीत बी होता है, जैसे ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है, तो इस तरह लिखा हुआ है। तो अगर स्टेनो को उसी तरह लिखेंगे तो एस का विपरीत जो होगा वो होगा एच, टी का विपरीत होगा जी, ई का विपरीत होगा भी, एन का विपरीत होगा एम, और ओ के विपरीत होगा एल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि कश्मीर को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में रिमशक को कैसे लिखा जाएगा। तो कश्मीर किस तरह लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर के एक निश्चित संख्या के कोड किया गया है, जिसे है कि के कितने हैं तो 8 है, ए को 1 है, एस को 4 है, एच को 2 है। ये रेंडमली किया हुआ है, एक निश्चित कोड किया हुआ है। तो उसी तरह इसका हम कोड को मिलाएंगे और तो लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए 35 74 21 8। कि 4 मित्र ए बी सी डी एक धन राशि में धन जमा करते हैं, सी द्वारा जमा राशि से दुगनी ए जमा करता है, बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि से आधी है, डी द्वारा जमा राशि बी की आधी है, किन दो ने एक समान राशि जमा किया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी और सी जो है वो जमा राशि समान है, क्योंकि ए है दुगना, बी 1, सी 1, और डी जो है वो हाफ जमा किया है। इस तरह एक सीरीज बनेगा तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है, उससे पता चलता है कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। अगर शुक्रवार से पहुंचता है उससे 3 दिन पहले आ गया है, तो 3 दिन, यदि वह यहाँ अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद यहाँ पहुंचता। तो शुक्रवार से प्लस अगर हम 3 करते हैं तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। अगर वह वहाँ रविवार को पहुँचता है तो वो 1 दिन पहले पहुँचता है, 1 दिन पहले पहुँचेगा। अगर शुक्रवार को पहुँच रहा है उसके 3 दिन पहले वो पहुँच गया है, तो यानी पहुँचना चाहिए सोमवार को। लेकिन अगर फिर भी रविवार को पहुँचता है तो 1 दिन पहले पहुँचेगा, किससे, सोमवार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित को चुनिए। कि प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, पीताम्बर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने से पृथक अन्य प्रकाशनों ने प्रकाशित किया है। ये पीताम्बर नहीं होगा, प्रभाकर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने पृथक अन्य प्रकाशनों से प्रकाशित किया है। पीताम्बर की जगह प्रभाकर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि लिबरल में 2 एल आ रहा है जबकि मूल शब्द में एल 2 बार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है ऑटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स में मूल शब्द में ई नहीं है, माने ऑटोग्राफ में ई नहीं है, जबकि ग्रेट में ई शब्द है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उस आकृति को चयन करें जो उसके द्वारा प्रश्न आकृति को पूर्ण हो जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, ये आकृति इसमें पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमर एक मारुति वैन द्वारा एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की रफ्तार 120 किलोमीटर, रेसिंग कार का 210 किलोमीटर है। तो 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 12 मिनट
जो अगर रेसिंग कार के द्वारा मारुति वैन के द्वारा चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, तो 120 गुना 12 को अगर हम क्या कर देंगे घंटा में बदल देंगे तो हो जाएगा 24 किलोमीटर चलता है। और 12 मिनट में एंथोनी का जो रेसिंग कार है वो कितना चलता है, उसका स्पीड है 210, और इसे भी 12 घंटा में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 किलोमीटर। यानी रेसिंग कार 42 किलोमीटर चलेगा और वो जो है मारुति वाहन वो चलेगा कितना, 24 किलोमीटर। तो दोनों को अगर हम घटा देंगे तो 42 माइनस 24 करें हो जाएगा 18 किलोमीटर। अंतर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कों की एक पंक्ति यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, ए जो है वो क्या है बाईं ओर से 10वां है, बी जो दाहिने ओर से 9वां है, बी जो है वो दाहिने ओर से 9वां पर स्थित है, तो अपने स्थान बदल लेते हैं तो एक के बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगा, अगर एक का बाईं ओर से 15वां हो जाता है, अगर वो बी पर पहुंच जाता है तो इन दोनों के बीच के क्या है, तो ये जो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या का एक होगा कि 15 प्लस इधर से 9 है वो है, इसमें एक तो अदला बदली हुआ है तो एक घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि खुद को भी तो देखना है, तो आंसर हो जाएगा 23। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 125 से 126 तक में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न है कि निम्न वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले अक्षर के बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर से 8वां अक्षर है। जब इसे आराम से सोल्व कीजिएगा कि वर्णमाला के दाईं ओर से अंतिम अक्षर जेड होगा, जब जेड से पहले अक्षर क्या होगा बाई, उसके बाईं ओर 10वें अक्षर क्या होगा ओ होगा, अतः ओ के दाईं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा डब्लू होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक एक लाइन पढ़कर आप कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर से बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो हो जाएगा बाएं माइनस बाएं और 15 माइनस 10 5वां अक्षर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सही तो ए हो जाएगा ई। नीचे दिए गए वेन आरोप को वृत्त द्वारा खिलाड़ी वर्ग और अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज द्वारा महिलाएं, आयत द्वारा शिक्षित व्यक्ति प्रदर्शित है। प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है और एक का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं, 11 द्वारा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि अविवाहित भी है, शिक्षित महिला खिलाड़ी है, अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर या शब्द संख्या को ज्ञात कीजिए। अच्छा बुरा तो छत के बाद क्या होगा फर्श, अच्छा का उल्टा बुरा तो छत के उल्टा फर्श। शेर कहाँ रहता है तो मांद में, तो चूहा कहाँ रहेगा तो बिल में। आंसर हो जाएगा सी। EGIKFILO किस तरह के सीरीज में है, तो ई से एफ गया है, ई से एफ +1 का है, जी से आई गया है +2 है, आई से एल गया है +3 है और के से ओ गया है +4 है। तो इसी तरह एक एक बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4 है। तो अगर हम इसका बढ़ाएंगे तो इसका जो निकल कर आएगा जो हमारा वो होगा ए, एफ से 1 बढ़ेगा जी, एस से 2 बढ़ेगा जे और जे से 3 बढ़ेगा एम, एल से। नेक्स्ट प्रश्न है एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 5 होगा, क्योंकि जब दो पासा के दो फलकों में समान अक्षर हो, यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों पासा के समान अक्षर है तो तीसरा अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक होता है, एक के विपरीत हो जाएगा 5। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा 5, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के, तो आइए देखते हैं इसका वेन डायग्राम किस तरह बनेगा। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इस तरह हो जाएगा, फल का, ये हो जाएगा फूले का, ये हो जाएगा नदियाँ का और ये हो जाएगा नाव का। तब हम देखते हैं तो इसका जो निकल कर आएगा आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 4 ही निकलते हैं, कुछ नदियाँ नाव हैं, कुछ नदियाँ नाव है क्योंकि नाव नदियाँ हैं, और 4 जो है वो कुछ फूल फल हैं, तो ये भी मतलब हो जाएंगे कुछ फूल फल है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर संख्या चुनिए। क्या है, तो हिल्सा, हांगर, बाराकुंडा, वेल। सही जवाब हो जाएगा डी वेल। वेल स्तनपायी है जबकि अन्य सभी मछलियां अंडे देती है। 24, 60, 144, 210 में क्या है
तो यहाँ पर जो क्या हुआ कि ऋण संख्या निकाला गया है 2 के क्यूब गुना 3 के 1 अगर हम करते हैं तो 24 आ जाएगा। ऋण संख्या के कुल घटक को जोड़ देना है, यानी 3 + 1 मतलब 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ 60 के अगर हम निकालते हैं ऋण संख्या, 60 को पहले तोड़ते हैं 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 2 के पावर 2 से, तो हो जाएगा 2 1 3 1 4, तो ये भी 4 है। 144 के इसी तरह अगर हम करते हैं तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 रूट संख्या है, तो इसे जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो 144 है जो विषम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि 210 के भी करेंगे तो 4 ही आएगा, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 2 के पावर 1 आएगा। नेक्स्ट है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? कह रहे हैं कि कल्पिता के पिता जो प्रकाश हैं उनके पिता मने इकलौते पुत्र हैं। तो इस तरह के हमारा एक ग्राफ बनेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बेटी है। ए ने बी से कहा बी की माँ ए की माँ के सास है, तो बताए ए की माँ बी की माँ से कौन है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर ए है और ए की माँ है जो बी के सास यहाँ पर होंगे, तो ये भी पति पत्नी है। यहाँ पर भी तो कोई एक है जो पति पत्नी है। ए की माँ बी के सास है, तो ये पति पत्नी है। इसका जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा बी, बहू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध तरीका कीजिए। जब इसे शब्दकोश की तरह कीजिएगा तो जो बनकर आएगा वो होगा सी, 3 5 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न प्रश्न में श्रृंखला के आसान अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करता है? तो 1 से डी तो +5 छोड़ा गया है, मैंने +6 है तो 5 छोड़ा गया है, लेकिन डी से आई में 4 ही छोड़ा गया है, तो ये तो नहीं पार करता। 1 से डी में 5 छोड़ा गया, लेकिन डी से के में 6 छोड़ा गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी से जे में भी 5 छोड़ा गया है, लेकिन जे से ओ जो गया है उसमें क्या है कि 4 ही छोड़ा गया, तो ये भी काम नहीं करे, तो ये आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो आप 4 से भागा दीजिए, जिसमें 0 आ जाए वो लीप वर्ष, जिसमें नहीं आया शेष बच जाए कुछ तो वो लीप वर्ष नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, 1978 से जब 4 से भागा दीजिएगा तो 2 शेष बच जाएगा, बाकी सब में 0 0 रहेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। दिए गए वेन आरेख को कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, क्योंकि जलेबी सबसे अंदर होगा, फिर मिठाई, फिर सबसे ऊपर खाने योग्य वस्तु। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है? तो वो बाईं ओर मुड़ जाता है। और 15 मीटर चलने के बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? तो पुनः बाईं ओर मुड़ा है, तो अंत में जा रहा है वो उत्तर दिशा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम पर रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी ए बी ए, उसमें खाली स्थान में फील होगा। किसी कूट भाषा को निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट कोड के रूप में लिखा गया है, तो निम्नलिखित में से इस जो कोड लिखा हुआ है वो इसमें से कौन सा अक्षर बन जाएगा? तो अब देख लीजिएगा, ट्रायंगल के लिए लिखा गया है कौन? तो ये बी लिखा गया है, और इसके लिए जो लिखा गया है वो है ओ लिखा गया है। इस तरह आप सब चेक कीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। अगला है कि दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि क्या क्या हो सकता है इन जो बॉक्स में अक्षर भरा हुआ है। तो 5 प्लस जो है वो 9, अब प्लस क्या किया गया है यहाँ पर नहीं है, इस इधर से देखिए, 5 + 9 और +6 तो कितना हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। 15 + 4 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 और 3 15 हो जाएगा। मतलब 3 छोटे छोटे डिजिट है, बड़े के बराबर है। 9 + 9 18, 18 7 25 हो जाएगा। उसी तरह कितना 7 + 8 कितना 15 हो जाएगा। 15 में क्या जोड़ें कि 22 हो जाएगा, तो फिर से हम 7 जोड़ते हैं तो आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 341, 16, 521। देखते हैं कि ये किस तरह के सीरीज में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 4 + 1। इसे हम तोड़ रहे हैं, 3 + 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 हो गया। और इधर को भी तोड़ते हैं, 5 + 2 + 1 5 7 + 8, यानी 8 + 8 कितना हो गया? 16। यानी इन दोनों के डिजिट को तोड़ने के बाद ऐड करेंगे तो वो बीच वाला के बराबर होगा। इसी तरह 6 + 1 + 3 और 8 + 1 + 6, तो कितना 6 3 9 1 10 हो गया। और 6 अच्छा 12 13 14 कितना 15 हो गया।
6 दूनी 12, 15 हो गया। छः प्लस 1 प्लस 3 और 8 प्लस 1 प्लस 6, तो 6 3 9 1 10 हो गया, इन्हें 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा 25 के बराबर। इसी तरह लास्ट वाला को देखेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 2 11 हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 6 6 3 9 2 11 11 दूनी 22 हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। पूर्व दिशा में जाना शुरू किया, जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर सीधा बस से वो दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया और वो 4 किलोमीटर की ओर जाता है। अब उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है, तो आप ये डायगोनल निकाल लीजिएगा। तो 3 के स्क्वायर ये 3 है और 4 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो √25 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आपको एक आकृति के बाद ये विकल्प दिया गया है, बताना कि इनमें से छवि के निकट देखने वाला विकल्प है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दी गई आकृति को दर्पण छवि का चयन करें कि कौन सा होगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में एक वक्तव्य दिया गया जिसका आगे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा है। आइए देखते हैं कि वह बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है, ये वक्तव्य है। निष्कर्ष में है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में एक वक्तव्य के आगे 4 विकल्प दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा सही है। तो टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोई महिला टेनिस क्लब का सदस्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।